हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का 50% वेटेज होता है। यानी 50% मतलब आपका जो पेपर 1 होता है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट होता है और रिसर्च मेथोडोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो जनरली आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो सारे एमसीक्यूज आज के सेशन में मैंने कवर करने की कोशिश करी हूँ। अब मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसकी लास्ट डेट है आपकी 6 अगस्त 2022। यानी 6 अगस्त के पहले पहले आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म को जल्द से जल्द आप फिल करिएगा। आपको सारा प्रोसेस देख लेना है। मैंने डिटेल में भी वीडियो बना रखा है, वो भी देख लीजिए एक बारी जाके, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अब मैं आपको बता दूं, जो कि आपका पेपर 1 होता है पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो इसके लिए हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं। आपको वीडियो लेक्चर्स हमारे देखने मिलेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करेंगे, देन एमसीक्यूज से ट्रिक्स बताएंगे सारे हम आपको। देन नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रखे हैं। इंटरव्यू के लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। मॉक टेस्ट किसी भी टेस्ट को, अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। आपको पता लगता है कि आप कितना आपका प्रिपेयर हुआ है, कितना आपके और प्रिपरेशन से कौन से टॉपिक्स पर आप वीक हो। एंड फाइनली 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ, जो कि आपका रिवीजन करती है। सो ये सारा कोर्स आपको हम एक ही जगह पर प्रोवाइड कर रहे हैं, काफी कम फी में। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 100% गारंटी वाला कोर्स है। हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारे ही कोर्स से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जल्द से जल्द हमें स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट करिए हमारे कोर्स को एक्सेस करने के लिए। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है, जिससे कि आप हमारे ऐप के 1 क्लिक में ही आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। वहां पर आपको कोई ऑप्शन नहीं आता है ऐप को डाउनलोड करिए, आप 1 क्लिक में ही सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आपको जितना सफिशियंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारा ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा। और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। पहला प्रश्न, संदर्भ ग्रंथ सूची बनाते समय निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? Which of the following is not required in preparing bibliography? इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि संदर्भ ग्रंथ सूची बनाते समय दिए गए विकल्प में से एक ऐसा कौन सा विकल्प है जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है, अगर आप बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका रिक्वायरमेंट बिब्लियोग्राफी प्रिपरेशन में नहीं होती है। सो याद रखिएगा, बिब्लियोग्राफी होती क्या है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपकी संदर्भ ग्रंथ सूची होती क्या है, आपको पहले ये पता होना चाहिए। सो बिब्लियोग्राफी क्या होती है, जिसे हम लिस्ट ऑफ रेफरेंस कहते हैं। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिब्लियोग्राफी को हम कहते हैं लिस्ट ऑफ रेफरेंस। अब रेफरेंस क्या होता है, जैसे अगर आपने आपकी रिसर्च में किसी और रिसर्चर के, अगर आपने आपके शोध में किसी और लेखक का काम यूज करा है, आपने उनके काम को उपयोग करा है, उनके कंटेंट का आपने उपयोग करा है, तो उनका नाम आपको प्रॉपर वहां पर मेंशन करना होता है, उनका नाम आपको साइट करना होता है। सो उसे हम कहते हैं रेफरेंस। और एक से ज्यादा रेफरेंस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी
अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप आपके रिसर्च में किसी और ऑथर का आपने काम यूज करा है, अगर आपने आपके शोध में किसी और लेखक के कार्य को यूज करा है, उनके काम का आपने उपयोग करा है, तो आपको उनका प्रॉपर नेम लिखना होता है। तो आपको किस तरीके से लिखना है, ये यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ली हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कुछ एक ऑथर का वर्क यूज करा है, एक लेखक है, उनका काम यूज करा है। सो आप उनको किस तरीके से साइट करोगे, उनको किस तरीके से आप बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर करोगे। सो यहाँ पर जैसे एक साइंटिस्ट और एक ऑथर का नाम है अलेक्जेंडर कैरोल। सो इस ऑथर का आपने मान लीजिए आपकी शोध में इनका कार्य यूज करा है, इस लेखक का आपने आपके शोध में इनके काम को उपयोग करा है। सो आप इस तरीके से उनका पहले नाम लिखोगे, कौन से सन में इन्होंने ये कहा था, तो 2001 में जैसा कहा था इन्होंने। सो यहाँ पर आपने क्या करा, ऑथर का नाम लिखा। सो ऑथर का नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब आपके लेखक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप बिब्लियोग्राफी को प्रिपेयर कर रहे हो। सो यहाँ पर आपका पहला सही है ऑप्शन, विकल्प ए जो आपको दिया गया है ये सही है, आप पहले लेखक का नाम लिखते हो। उसके बाद जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर नेम ऑफ पब्लिकेशन भी है, जैसे इसको पब्लिश किया है जॉन वेली एंड सन्स ने। जॉन वेली एंड सन्स ने पब्लिश किया है और यहाँ पर ये पेज नंबर लिखा है 200 to 220। सो यहाँ पर जॉन वेली एंड सन्स ने ये पब्लिश किया है, तो नेम ऑफ पब्लिकेशन मतलब प्रकाशन का नाम भी लिखा होता है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद प्लेस ऑफ पब्लिकेशन मतलब ये कहाँ पर पब्लिश किया गया है, और प्रकाशन का स्थान कहाँ पर है, स्थान भी आपको मेंशन करना होता है, स्थान प्रकाशन का स्थान। जैसे यहाँ ये जो ऑथर का आपने लिया है, ये कहाँ इस ऑथर ने पब्लिश किया था, कौन सी प्लेस पर, तो यहाँ पर ये प्लेस भी दिया गया हमें, न्यूयॉर्क सिटी में ये पब्लिश किया गया था इनका वर्क। तो याद रखिएगा जब भी आप बिब्लियोग्राफी को प्रिपेयर करते हो तो आपको ऑथर का नाम मतलब आपके लेखक का नाम आपको मेंशन करना होता है। उसके बाद आपका नेम ऑफ पब्लिकेशन मतलब प्रकाशन का नाम भी आपको मेंशन करना होता है, मतलब ऑप्शन सी भी यहाँ पर सही है। बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर करने के टाइम पे ये भी रिक्वायर्ड होता है। जैसे इस बिब्लियोग्राफी में आपको दिया गया है जॉन वेली एंड सन्स नेम ऑफ पब्लिकेशन एंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन मतलब प्रकाशन का स्थान, ये किस जगह पर पब्लिश किया गया था, तो ये न्यूयॉर्क सिटी में पब्लिश किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है और ये भी आपको बिब्लियोग्राफी प्रिपरेशन में रिक्वायर्ड होता है, इसकी जरूरत होती है, इसकी आवश्यकता होती है। सो याद रखिएगा अगर आप बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रिक्वायर्ड नहीं होती दिए गए विकल्प में से, दिए गए ऑप्शन में से, जो कि है प्रिंटिंग प्रेस। अगर आपने जहां से भी आपका वर्क को आपने प्रिंट करवाया, जैसे आपने जो भी रिसर्च वर्क को प्रिंट करवाया है, तो प्रिंटिंग प्रेस का आप नाम नहीं मेंशन करोगे जिसने प्रिंट करा है। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है ये इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। बिब्लियोग्राफी के प्रिपरेशन मतलब आपके संदर्भ ग्रंथ सूची बनाते समय प्रिंटिंग प्रेस का नाम इसका आवश्यकता नहीं होती है। सो यहाँ पर आपका विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तृतीयक स्रोत डाटा का लाभ है, बेनिफिट ऑफ सेकेंडरी डेटा इज दैट। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि आपके द्वितीयक स्रोत डेटा जो होता है उसका बेनिफिट, उसके फायदे क्या होते हैं, मतलब आपके जो सेकेंडरी सोर्स डेटा होता है उसका बेनिफिट क्या होता है, दिए गए ऑप्शंस में से हमें ये पता लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी सोर्स डेटा क्या होता है, मतलब आपके द्वितीयक स्रोत डेटा ये होता क्या है। तो याद रखिएगा रिसर्च में आपके दो टाइप के डेटा होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं। प्राइमरी डेटा वो होता है जो रिसर्चर्स खुद जनरेट करते हैं, उस डेटा को रिसर्चर खुद डेवलप करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा सोर्स। ऐसा डेटा जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं, वो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू खुद डेटा को जनरेट करते, खुद डेटा जनरेट करते, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है, मतलब आपका द्वितीयक डेटा क्या होता है, वो डेटा होता है जो पहले से ही उपलब्ध हो, पहले से ही प्रेजेंट हो आपको यहाँ पर, आप यहाँ पर कोई डेटा को जनरेट नहीं करते हो। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, मतलब द्वितीयक आपका डेटा क्या होता है जिसमें आपके पास पहले से ही इंफॉर्मेशन उपलब्ध होती है, जर्नल्स, आर्टिकल्स, पेपर्स वगैरह में पहले से ही आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अब इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है आपका जो सेकेंडरी सोर्स डेटा होता है इसका बेनिफिट क्या होता है, मतलब आपके द्वितीयक स्रोत डेटा होता है इसका फायदे क्या होता है, इसका लाभ क्या है। सो हम एक एक करके सारे विकल्प देखते हैं और पता लगाते हैं आपके सेकेंडरी सोर्स डेटा का बेनिफिट क्या होगा। सो पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे, इट इज प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, मतलब ये परियोजना
विशिष्ट होता है। नहीं, आपका जो प्रोजेक्ट है उसी से स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट है उसी से स्पेसिफिक होगा कि नहीं। मान लीजिए किसी का कुछ और प्रोजेक्ट है, कोई किसी दवाई पर काम कर रहा है, कोई किसी ड्रग्स पर काम कर रहा है, सो उसके वो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से सेकेंडरी सोर्स मतलब अवेलेबल डेटा होगा उसकी हेल्प लेगा। ऐसा पर्सन जो किसी और टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है, कोई हिस्टोरिकल टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है, कोई सोशल सर्विसेज पर रिसर्च कर रहा है, सो वो अपने टॉपिक के हिसाब से, वो आपका जो प्रोजेक्ट है उनके हिसाब से वो अपने सेकेंडरी सोर्स डेटा, जो भी सेकेंडरी डेटा होगा, जो भी उस टॉपिक पर पहले से ही रिसर्च की होगी उसका रेफरेंस लेगा वो। जरूरी नहीं आपका जो प्रोजेक्ट है उसी से स्पेसिफिक हो आपका सेकेंडरी डेटा। ये तो सेकेंडरी डेटा का, आपका सेकेंडरी सोर्स डेटा का बेनिफिट नहीं होगा, आपके द्वितीयक स्रोत डेटा का फायदा नहीं होगा। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प भी है इस क्वेश्चन का रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, इट इज टाइम बाउंडेड, मतलब ये समय विद्युत होता है। नहीं, यहाँ पर आपके लिए कोई समय का बंदिश नहीं होती है, आपको समय समय होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो प्रेजेंट है, इंफॉर्मेशन उपलब्ध है आपके पास, जो भी आपके वो डेटा है, डेटा ऑलरेडी उपलब्ध है आपके पास। यहाँ पर आपको कोई टाइम नहीं होता कि इतने ही टाइम में आपको डेटा लेना होता है, आप कभी भी ले सकते हो। यहाँ पर टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, समय समय ही समय होता है आपके पास। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी दिया गया है ये टोटली इनकरेक्ट है, ये गलत हो जाएगा विकल्प। उसी तरीके से ऑप्शन डी, इट इज इंटरनल डेटा, मतलब ये आंतरिक डेटा होता है। इंटरनल डेटा का मतलब क्या होता है, ये आपका प्राइमरी डेटा के अंडर आता है। मतलब इंटरनल डेटा जो आप खुद जनरेट करते हो उसे हम कहते हैं इंटरनल डेटा, मतलब आंतरिक डाटा। आंतरिक डाटा क्या होता है, जो आप खुद से बनाओगे, ऐसा डेटा जो आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करके खुद से बनाओगे, उसे हम कहते हैं इंटरनल डेटा, आंतरिक डेटा। सो आपका जो सेकेंडरी सोर्स डेटा होता है, आपका द्वितीयक स्रोत डेटा जो होता है, ये आपका आंतरिक डेटा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये भी इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। सो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए, इट सेव्स इमेंसली टर्म्स ऑफ बोथ कॉस्ट एंड टाइम। ये आपका समय भी बचाता है और ये आपका जो कॉस्ट है मतलब मनी है उसे भी बचाता है, मतलब आपके जो समय के में भारी बचत करता है। ओके, आपका समय एज वेल एज आपका जो पैसे है वो दोनों भी चीजों को बचाता है। याद रखिएगा सेकेंडरी सोर्स, क्योंकि ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है तो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन को ढूंढना नहीं है, आपके पास टाइम ही टाइम होता है, टाइम भी बच जाता है आपके पास, और कॉस्ट भी, यहाँ पर आपका पैसे भी खर्च नहीं होता है ज्यादा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ये लागत और समय में भारी बचत करता है। इट सेव्स इमेंसली इन टर्म्स ऑफ बोथ कॉस्ट एंड टाइम। अगला प्रश्न, निम्न में से शोध के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन रिसर्च? इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि दिए गए विकल्प में से एक कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसकी शोध में आवश्यकता होती है। मतलब दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी शोध में रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी आपकी जो रिसर्च है उसमें उसकी जरूरत होती है। तो हम एक एक कर सारे विकल्प देखेंगे, एक एक कर सारे ऑप्शंस देखेंगे और पता लगाएंगे कि रिसर्च में किस चीज की, किस ऑप्शन की रिक्वायरमेंट होती है और आपके शोध में किस चीज की आवश्यकता होती है। तो पहले हम ऑप्शन ए देखेंगे, इमेजिनरी व्यू, जिसे हम कहते हैं कल्पनात्मक दृष्टिकोण। तो कल्पनात्मक दृष्टिकोण क्या होता है, इमेजिनरी व्यू क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ इमेजिन कर लिया जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपने इमेजिन कर लिया। जैसे कोई स्पाइडरमैन की स्टोरी है, ये इमेजिन के बेसिस पर बनी है, आपने कुछ इमेजिन कर लिया जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। सो याद रखिएगा, रिसर्च हम ऐसे चीजों पे करते हैं जो रियल में एग्जिस्ट कर रहा हो, जिसको आप आपकी जो लाइफ है उस पर अप्लाई कर सकते हो, लोगों पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे किसी ड्रग्स पर रिसर्च की जा सकती है, कोई इकोनॉमिक पर, कोई सोशल पॉइंट पर रिसर्च की जा सकती है, लोगों के लिए कुछ भला हो सके,
ऐसे टॉपिक पर जो लोगों के लिए यूजफुल हो सके उस पर रिसर्च की जा सकती है। इमेजिनरी व्यू पर रिसर्च नहीं हो सकती है, मतलब आपके जो कल्पनात्मक दृष्टिकोण है इस पर आप रिसर्च शोध नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे स्पाइडरमैन की स्टोरी, ये तो बस इमेजिनेशन के बेसिस पर बनाई गई थी, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। सो इस चीज पर शोध नहीं की जा सकती, शोध में इस चीज की आवश्यकता नहीं होती है, इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प ए है इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प भी नरेशन, नरेशन जिसे हम कहते हैं अभिकथन। तो नरेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी है, राइटर क्या करते हैं, स्टोरी को एक्सप्लेन करता है। सो रिसर्च में हम हमारा जो रिसर्च टॉपिक होता है उसको एक्सप्लेन नहीं करते, बल्कि हम बताते हैं कि हम किस तरीके से उस प्रॉब्लम को, उस टॉपिक को हम सॉल्व करने वाले हैं, किस तरीके से हम उस पर रिसर्च करने वाले हैं, किस तरीके से वो लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, उसका बेनिफिट क्या होगा सोसाइटी के लिए। तो ये हम देखते हैं रिसर्च में बेसिकली। यहाँ पर आप रिसर्च को नरेट नहीं करोगे, उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प भी है ये भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी देखेंगे अब हम, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जिसे हम कहते हैं मानवीकरण। अब पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण होता क्या है, मतलब आप जो लिविंग थिंग है उनकी क्वालिटी आप गैर जीवित चीजों को बता देते हो। जैसे जीवित चीजें जैसे हो सकते हैं, जैसे हम हैं ह्यूमन बींग्स, वॉक करते हैं, मतलब हम लोग चल सकते हैं। तो आप ये नहीं कहोगे कि आपकी जो जमीन है ये चल सकती है। सो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि आप कहते हो कि जमीन चल सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण के तौर पर हम लेंगे तो हम ये कहेंगे कि जमीन चल सकती है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स की जो भी क्वालिटी है हम नॉन लिविंग थिंग को अप्लाई कर रहे हैं। मतलब जीवित चीजों के जो भी क्वालिटी होंगे, उनके जो भी फीचर्स होंगे, हम गैर जीवित चीजों पर अप्लाई कर रहे हैं। सो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। सो रिसर्च में इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, रिसर्च में नॉन लिविंग थिंग के बारे में ऐसा हम नहीं कह सकते, इस पर रिसर्च नहीं हो सकती। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये भी गलत हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन रिसर्च। मानवीकरण ये आपके शोध की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है ये सही हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब आलोचनात्मक अन्वेषण। मतलब क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है, बहुत क्रिटिकल वे में आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, आप एकदम ध्यान से इन्वेस्टिगेशन करोगे। आपका जो भी रिसर्च का टॉपिक होगा, आपका जो भी रिसर्च का एम होगा कि आप इस तरीके से रिसर्च करने वाले हो, उस प्रॉब्लम का, आपका जो भी रिसर्च टॉपिक है उस प्रॉब्लम का किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो, उसका आप किस तरीके से उसका उस समस्या का किस तरीके से आप हल निकालने वाले हो, इस तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, उसको बारीकी से देखते हो और आप उस प्रॉब्लम का हल निकाल लेते हो, उसका सोल्यूशन निकाल लेते हो। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। मतलब आपकी जो शोध होती है, शोध में आलोचनात्मक अन्वेषण आवश्यकता होती है, मतलब आपके रिसर्च में क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन बहुत रिक्वायर्ड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो यहाँ पर आप रिसर्च किस तरीके से करोगे, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करोगे आपके रिसर्च में। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से परिकल्पना के विषय में क्या सही है? What is correct about a hypothesis? इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो सही कह रहा है अबाउट परिकल्पना। मतलब दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है और दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है, जो करेक्ट है अबाउट हाइपोथेसिस। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले हाइपोथेसिस का मीनिंग पता होना चाहिए, मतलब आपके जो परिकल्पना है उसका मतलब पता होना चाहिए कि परिकल्पना और हाइपोथेसिस आपका होता क्या है। सो परिकल्पना जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। टेंटेटिव का मतलब होता है टेम्पररी, मतलब कुछ समय के लिए आप मान लेते हो कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। ओके, सो हाइपोथेसिस हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, ये हमारे अजम्पशंस होते हैं और गेसेस होते हैं। सो अजम्पशंस और गेसेस को कुछ समय के लिए मान लेना और उस पर रिसर्चर उसको टेस्ट करते हैं कि ये सही होगा या फिर गलत होगा। सो उसी को हम कहते हैं हाइपोथेसिस।
सो याद रखिएगा हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, मतलब एक टेम्पररी स्टेटमेंट, मतलब कुछ समय के लिए रिसर्चर मान लेते हैं, शोधकर्ता कुछ समय के लिए मान लेते हैं ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, और इसी स्टेटमेंट को शोधकर्ता अपने शोध में टेस्ट करते हैं, उनका परिणाम करते हैं और ये देखते हैं कि उनका क्या रिजल्ट आएगा, क्या सही आएगा रिजल्ट या फिर गलत आएगा। याद रखिएगा हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, मतलब कि जो परिकल्पना है आप कुछ समय के लिए उसको मान लेते हो। अब हम सारे विकल्प देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प सही है, परिकल्पना से रिलेटेड है, और कौन सा विकल्प हाइपोथेसिस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए देखेंगे, हाइपोथेसिस इज द फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च, मतलब आपकी जो परिकल्पना है ये शोध का आपका परिणाम होता है। नहीं, आपका जो हाइपोथेसिस है, ये ऑप्शन बता रहा है कि आपका जो हाइपोथेसिस है ये आपका रिजल्ट होता है रिसर्च का। नहीं, हाइपोथेसिस आपका रिजल्ट रिसर्च का रिजल्ट नहीं होता, आपकी जो परिकल्पना है उसका परिणाम, आपकी जो परिकल्पना है आपका शोध का ये परिणाम नहीं होता है। परिकल्पना तो डिफरेंट होता है, परिकल्पना तो कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, हमको पता नहीं होता है कि वो सही है या फिर गलत है। ये हम हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर, हमें जितनी नॉलेज है उसके बेसिस पर हम एक स्टेटमेंट बता देते हैं और उसको रिसर्चर आपको शोधकर्ता टेस्ट करते हैं। तो याद रखिएगा हाइपोथेसिस यानी आपकी जो परिकल्पना है आपका शोध का परिणाम नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प है गलत हो जाएगा। देन हम डायरेक्टली ऑप्शन सी देखेंगे, विकल्प सी देखेंगे, हाइपोथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। नहीं, हाइपोथेसिस आपका रिसर्च का प्रोसेस नहीं होती, मतलब आपकी जो परिकल्पना है आपके शोध की प्रक्रिया नहीं होती है, ये तो एक आपका रिसर्च का एक पार्ट होता है। तो याद रखिएगा ये प्रोसेस नहीं होता है, इसे हम प्रोसेस नहीं कहेंगे, ये आपके रिसर्च का, आपकी शोध का एक पार्ट होता है, ये प्रक्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है ये भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प डी, हाइपोथेसिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च वर्क। ये ऑप्शन डी बता रहा है कि आपके जो शोध है, शोध कार्य में आपकी जो परिकल्पना है इसकी कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है, रिसर्च में हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप इसी हाइपोथेसिस को तो अपने रिसर्च में टेस्ट करते हो, ये देखते हो कि आपके जो हाइपोथेसिस आपने ले डाउन करी है, जो हाइपोथेसिस आपने दी है, उसी को आप टेस्ट करते हो कि वो सही होगा या फिर गलत। ये ऑप्शन तो टोटली इनकरेक्ट है, ये तो गलत ही होगा, क्योंकि हाइपोथेसिस रिसर्च वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये हाइपोथेसिस में आवश्यकता होती है आपके। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये भी गलत हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, जो कि है फाइंडिंग्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम हाइपोथेसिस, मतलब आपका जो परिणाम है परिकल्पना से भिन्न हो सकता है। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए हाइपोथेसिस मैंने कहा कि हो सकता है वाटर जो है, वाटर ज्यादा देने से हो सकता है प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो, लेकिन जो मेरे रिजल्ट आ रहे थे वो बता रहे थे, मान लीजिए कि जरूरी नहीं है कि अगर आप वाटर ज्यादा दोगे तो हो सकता है प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो, मेरे रिजल्ट ये आ रहे थे। तो यहाँ पर मेरी हाइपोथेसिस डिफरेंट कह रही थी और मेरे जो रिजल्ट आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो याद रखिएगा हाइपोथेसिस एक डिफरेंट भी हो सकता है, हम हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं, हमें जितना नॉलेज होता है उसके बेसिस पर हम हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं। सो हाइपोथेसिस हमारी रिजल्ट जो आ रहे हैं उससे डिफरेंट हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। सो इसी को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। सो याद रखिएगा फाइंडिंग्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम हाइपोथेसिस, यानी आपके जो परिणाम आ रहे हैं शोध के, ये आपकी परिकल्पना से भिन्न हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। सो इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, और विकल्प बी परिणाम परिकल्पना से भिन्न हो सकता है, फाइंडिंग्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम हाइपोथेसिस। अगला प्रश्न, अन्वेषी शोध के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च? इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो सही है अन्वेषी शोध के बारे में। मतलब हमें जो ऑप्शंस गिवन है इस क्वेश्चन में जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट है अबाउट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ये हमें पता लगाना है। तो आपको पहले बताना चाहिए कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, आपकी अन्वेषी शोध, ये होती क्या है। सो अन्वेषी शोध ऐसी शोध होती है जिसमें आपके जो रिसर्च होती है, आपकी जो शोध होती है, शोध में आपका जो भी फेनोमेना होगा, जो भी टॉपिक होगा, वो अच्छी तरह से परिभाषित नहीं होता है, मतलब वेल डिफाइंड नहीं होता है। इसको अच्छी तरीके से परिभाषित करने के लिए अन्वेषी शोध का यूज किया जाता है। मतलब आपकी जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जो भी फेनोमेना होता है, आपका जो भी टॉपिक होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो उसको वेल डिफाइन, अच्छी तरीके से डिफाइन करने के लिए, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए उसे हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसलिए आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का हम यूज करते हैं, अन्वेषी शोध का हम उपयोग करते हैं। अब हमें इस प्रश्न में
अन्वेषी शोध से रिलेटेड कुछ विकल्प दिए गए हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से रिलेटेड कुछ विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। सो हम एक एक कर सारे विकल्प देखते हैं। सो लेट्स सी ऑप्शंस। ऑप्शन ए, इट इज कैरिड आउट टू टेस्ट फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस। मतलब यहाँ पर आपने क्या करा, हाइपोथेसिस फॉर्म करा, आपकी जो परिकल्पना है उसको आपने फॉर्म कर दिया। सो आपका उसने आपने उसको निर्माण कर दिया और आपने यहाँ पर क्या कर रहे हो, उसको टेस्ट कर रहे हो, मतलब उसका परीक्षण कर रहे हो। सो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप केवल आपका जो परिकल्पना होता है उसका निर्माण करते हो, यहाँ पर उसका परीक्षण नहीं करते हो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। मतलब आप एक्सप्लोरेटरी आपके अन्वेषण शोध में सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हो, उसको टेस्ट नहीं करते हो। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प है इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी देखेंगे पहले हम। इट इज कॉजल इन नेचर, मतलब इसकी कारणात्मक प्रवृत्ति होती है। मतलब ये कॉजल नेचर की होती है। कॉजल नेचर मतलब कॉज एंड इफेक्ट नेचर की होती है। तो याद रखिएगा, कॉजल नेचर की सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, जिसे हम कहते हैं प्रायोगिक शोध। प्रायोगिक शोध आपकी कॉजल नेचर के होते हैं, जिसमें हम कारण एंड प्रभाव देखते हैं चरों के बीच में। चरों के बीच में कैसा संबंध है हम ये देखते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी गलत हो जाएगा, ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेटेड है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से ऑप्शन रिलेटेड नहीं है। उसी तरीके से ऑप्शन डी, इट हैज फॉर्मल एंड डेफिनेटिव मेथडोलॉजी दैट नीड्स टू बी फॉलोड एंड टेस्ट। इसकी औपचारिक और निश्चित परिविधि होती है जिसका अनुगमन करने के परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ पर बता रहा है ऑप्शन डी कि आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है वो अच्छी तरीके से परिभाषित होती है, डेफिनेटिव मेथडोलॉजी मतलब अच्छे तरीके से वो डिफाइंड होती है, और यहाँ पर आप उसको टेस्ट करते हैं। सो याद रखिएगा, आपकी जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है हम इसलिए नहीं करते कि वो अच्छी से डिफाइंड है, हम इसलिए करते हैं कि हम उसको अच्छे से डिफाइन कर सके। ऐसे टॉपिक होते हैं जो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, उसको हम अच्छे तरीके से और डिफाइन करते हैं, और यहाँ पर हम हमारे जो रिसर्च होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम फेनोमेना को टेस्ट नहीं करते हैं, हम हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हैं। सो यहाँ पर आपका विकल्प डी भी गलत हो जाएगा। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। मतलब यहाँ पर रिसर्चर स्किल इन ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन एंड इम्प्रेशन डिटरमाइंस द एक्यूरेसी ऑफ फाइंडिंग्स। मतलब आपके जो रिजल्ट आने वाले हैं उसके लिए आप क्या करते हो, पॉसिबल इंफॉर्मेशन, रिसर्चर्स जो आपके जो शोध करता है वो हर प्रकार की, हर जो उनको जानकारी मिल सकती है उसको गेन करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को, हर पॉसिबल जानकारी को वो ढूंढ लेते हैं और बाद में उसको टेस्ट करते हैं। लेकिन टेस्ट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में नहीं करते, दूसरी रिसर्च में आगे जाकर आप टेस्ट करोगे। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक विथ योर प्रिपरेशन एंड सी यू टुमारो विथ अनदर वीडियो।